चलिए फिर शुरू करते हैं आज टेस्ट पेपर 1 के रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों का डिस्कशन। बिल्कुल तैयार हो जाओ। देखो, रीजनिंग और मैथ ऐसा पोर्शन है जहां पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ में वो पूरे के पूरे नंबर आप अपने एग्जाम में ला सकते हो। और आरओ यारो का एग्जाम हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम वहां पर 10 से 12 जो प्रश्न आपके रीजनिंग और मैथ से पूछे जाते हैं, जहां पर ज्यादातर वेटेज जो रहता है, अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठाकर देखोगे तो रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा रहते हैं। और थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, यहां पर पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाता है और श्योरिटी रहती है, क्योंकि यहां पर हमें आंसर मिलता है और आंसर मिलने के बाद बिना किसी कंफ्यूजन के सही आंसर पर टिक लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां हमने पहला पेपर देखा। पहले पेपर में 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और मैथ से शामिल किए गए। इसके साथ आपने देखा होगा कि जो आगे के टेस्ट पेपर बनाए जाएंगे, जैसे 23 तारीख को हमारा पॉलिटी का टेस्ट होने वाला है, तो पॉलिटी के टेस्ट पेपर को आपने शेड्यूल देखा होगा अगर ढंग से, तो वहां पर 125 प्रश्न पॉलिटी के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके रीजनिंग और मैथ से डाले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि सभी टेस्ट पेपर में जब 15-15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ओवरऑल कुल मिलाकर के 10 आपके टेस्ट जब कंप्लीट होंगे, तो 10 टेस्ट के बाद आपके 150 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेस पर सारे टॉपिक से कवर हो जाएंगे। यहां से आपका लगातार अभ्यास होता रहेगा। साथ ही साथ आपके हिंदी के भी 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं। ये एक ऐसा वेटेज होता है, ऐसा एरिया होता है जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और यहीं से आप कट ऑफ को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देखो जीएस में आप बहुत पढ़ोगे, पढ़ने के साथ भी बहुत सारे प्रश्नों पर कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे नए प्रश्न मिलते हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ को लेकर ट्रेंड यही रहा है कि प्रीवियस ईयर का ही ट्रेंड उसने फॉलो किया है और बहुत टफ नहीं रखा जाता है। ऐसे प्रश्न रहते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो और वो आज हम सीख लेंगे और आप सीखने के साथ यह भी समझ जाओगे। ऐसे ही करके हम हर टेस्ट में 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया करेंगे। एक तो आपको खुद से कर लेना है और उम्मीद ये कर सकता हूं कि अब तो सभी ने यह टेस्ट पेपर सॉल्व कर ही लिया होगा। नहीं किया है भैया तो अगला पॉलिटी का है, उसके लिए पढ़ोगे कब? ये हफ्ता आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना है और जो नहीं जुड़े हो जल्दी से जुड़ जाना, क्योंकि पॉलिटी का टेस्ट आपका 23 तारीख को होना है। क्लियर, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है कि कैसे जुड़ना है, और फिर भी देखो पूछते रहते हो यार कैसे जुड़ना है, सब कुछ तो दिया हुआ है। यहां स्क्रीन पर भी जो पहला नंबर है वो नंबर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर प्रोसेस आपको समझना है, कैसे जुड़ना है, कैसे पूरी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। हालांकि सब कुछ तो आपको बता ही दिया गया है कैसे कराएंगे। टेस्ट पेपर रहेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। 11 से 2 आपका संडे को टेस्ट पेपर रहेगा, फिर आपको आंसर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर आपको 24 घंटे के भीतर वीडियो डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, इन ब्रीफ आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन जो आपके रीजनिंग के प्रश्न रहे थे। देखो आप लोग देख लो कितने सही हुए कितने गलत हुए और क्या मेथड आप यही यूज करते हो, क्योंकि मेथड के साथ साथ आपको स्पीड भी रखनी है वहां पर, और यह आप लगातार अभ्यास करोगे, अभी नहीं आ रहा है तो आ जाएगी स्पीड। जैसे पहला प्रश्न है यहां पर, यदि ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखा गया है तो बताइए लीफ को कैसे लिखा जाएगा। यहां बात पूछी गई है कि आपको भाई यह कोड निकालना है, दोनों में पहले संबंध आपको बताना है कि इन दोनों के मध्य किस संबंध के आधार पर आप यह बता सकते हो कि लीफ को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके यहां पर दिख रहे हैं। देखो सबसे पहला अगर इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप यहां पर प्लेस डिजिट पर जाते हो, लेकिन यह जो प्रश्न आपके बनाए गए हैं यह दिए गए थे टेस्ट पेपर में, जानबूझकर प्लेस डिजिट वाले क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, क्योंकि यह देखो कभी कभी रीजनिंग में यह भी होता है, अगर मेथड आपके पास सारे मेथड पर अभ्यास नहीं करोगे तो अगर सीमित मेथड्स पर अभ्यास करके जाओगे तो वहां वो स्ट्राइक नहीं करेगा। जब एक मेथड पर आंसर नहीं मिलेगा तभी तो आप दूसरे मेथड की ओर जंप करोगे ना। तो ऐसे ही यहां पर है प्लेस वैल्यू पर जाओगे, पहले आपने ब्यूटीफुल का प्लेस वैल्यू देखा और देखा कोई डिफरेंस, कोई अगर वहां पर आपको रिलेशन मिल रहा है तो आप जाते हो वहां पर, लेकिन नहीं है। और प्लेस वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए ना यार, ए से जेड तक याद है ना, जो 26 अल्फाबेट हैं इन सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एक तरीका और होता है, सब लिख लेते हैं यहां पर, उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे ए की 1, बी की 2, सी की 3 है आपकी, डी की 4 है। वैसे ही आपकी कुछ तरीके भी होते हैं यहां पर याद रखने के, जैसे इजोटी एक मेथड होता है। इजोटी क्या है? इजोटी वाले जितने अल्फाबेट हैं, ई का आपका प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे का आपका 10 होता है और ओ का आपका 15 होता है, टी का आपका 20 है और वाई का 25 है। तो 5, 10, 15, 20, 25 वाला जो कोड होता है वो इजोटी होता है। वैसे और भी कई सारे होते हैं वर्ड जिनकी आप कुछ ऐसे तरीके याद रख के आपको ध्यान रहेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। एग्जांपल लेते हैं, कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे एच है आपका, एच को आपको मिला देना है ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। चाहो तो याद कर लो, चाहो तो लिख लेना, ये थोड़ा स्पीड हो जाती है। कभी कभी होता है ना कि टाइम कम रहता है तो हमें स्पीड में चीजें सॉल्व करनी होती हैं। फिर जैसे आई पर आते हैं, तो आई बताओ भाई कैसे बनता है, 9 की तरह बनता है, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 हो जाएगी। फिर आते हैं एम की, देखो एम की कितनी होती है, एम 3 की तरह बन रहा है, तो एम की आपकी 13 होती है। ऐसे ही एम की तरह एक वर्ड और है 3 की तरह बनता है, डब्लू, तो डब्लू की क्या होती है भाई, 23 होती है। ठीक, तो ऐसे ये तरीके जो बनाए जाते हैं ना, इन तरीकों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे टी का आपका 20 दिख रहा है, T20 तो सभी को पता है कि नहीं पता है, तो T20 से आप टी की 20, ये कुछ मिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे मिक्स देखो ट्रिक्स होती है, निमोनिक्स होती है, जिनके माध्यम से आपसे प्रश्न में वहां हो सकता है रफ्तार आपकी
बढ़ जाए औरों की तुलना में, अगर ये सारी चीजें आपको याद रहती हैं। वैसे तो आप बढ़िया एक तरीका होता है, अगर नहीं है समय है तो ए से लेकर के जेड तक की डिजिट वैल्यू जो होती है, जो प्लेस वैल्यू होती है, वो अपने पेपर पर लिख लेते हैं बच्चे। नहीं लिखते तो ये तरीका जिन्हें को याद रहता है उसके बेस पर इन्होंने तुरंत यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू लिखी और प्लेस वैल्यू के साथ अगली प्लेस वैल्यू लिखी, जो कोड बन रहा है उसके बाद दोनों में रिलेशन देख लिया कि क्या रिलेशन है, वही रिलेशन यहां लगा दिया, क्वेश्चन में जो पूछा गया वो निकाल दिया। लेकिन भैया ये क्वेश्चन इस पे था ही नहीं, तो फिर यह क्वेश्चन कैसे था? यहां सीधा सीधा बहुत प्रश्न था, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कभी कभी बहुत आसान प्रश्न होते हैं और हम चूक जाते हैं। सीधा क्या था, यहां देख लो ब्यूटीफुल है ना, और ब्यूटीफुल में जो शब्द हैं वही शब्द देखो यहां पर लिखे हुए हैं, लीफ में सारे वही शब्द आ जाएंगे जो ब्यूटीफुल में मिलेंगे। जैसे एल के लिए क्या कोड, क्या शब्द लिखा गया है, कौन सा अल्फाबेट है जो एल के लिए लिखा गया है, तो हमने यहां पाया एल के लिए एन शब्द लिखा गया है। ठीक है भाई, हमको मिल गया लीफ में एल के लिए क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। फिर आपका अगला शब्द है ई, ई के लिए क्या शब्द लिखा गया है, यहाँ ई के लिए क्या शब्द लिखा गया है, बोले डी लिखा गया है। तो एन और डी हमें यहां मिला कि एन और डी आपका आएगा जो लीफ में शुरुआत होगी। अब ऑप्शंस पर जाना है, जल्दी करने का भी एक तरीका क्या होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है। हमने यहां ऑप्शन में पाया कि एन के बाद डी आपका कहां पर है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो भैया हम पूरा क्यों सॉल्व करें, और पूरा खैर सॉल्व भी कर लो। जैसे ए के लिए आपका क्या आ जाएगा, ए के लिए यहां हमने देखा ब्यूटीफुल में ए के लिए ओ है, अब देखो अगला ओ है कि नहीं, एन डी के बाद ओ अगला आ रहा है, फिर एफ के लिए के आ जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन चाहे तो पूरा सॉल्व करने से अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर लगाएंगे। और या फिर आपको फिर करना ही है भाई, ऑप्शंस नहीं देखने हैं तो पूरा सॉल्व कर लो, ये कोड निकल कर आ जाएगा, सही टिक मारो, आंसर आगे बढ़ जाओ। क्लियर हुआ 104 नंबर। अब अगर 104 नंबर क्लियर हो गया है तो 105 नंबर जो है बहुत आसान है। 105 नंबर बिल्कुल उसी आधार पर दिया गया था, जैसे जैसे देखो यहाँ 7 के लिए कूट भाषा में 23136 है, वहां अल्फाबेट लिखा गया था, यहाँ नंबर्स लिखे गए थे। ऐसे भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कभी कभी अल्फाबेट लिख देता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर लिख देता है। नंबर जब लिखता है तब देखो एक प्लेस वैल्यू के बेस पर अगर डिफरेंस लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं प्लेस वैल्यू के बेस पर अगर मिलता है तो फिर इस मेथड पर भी आप जंप कर सकते हो और इस मेथड पर ट्राई किया करो आंसर खोजने की। जैसे 7 में आपका 23136 लिखा हुआ है, फिर 8 का आपका 34579 लिखा हुआ है। अब कह रहा है 9 की कूट भाषा शब्द क्या होगा, 9 को कैसे लिखा जाएगा। देखो 7 के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ई के लिए आपका क्या आ रहा है, ई के लिए 3 लिखा जा रहा है, ध्यान से देखो सिमिलरिटी दिख जाएगी, ई के लिए यहां भी 3 आ रहा है और 8 में जो ई है यहां भी ई के लिए 3 आ रहा है। बोले बिल्कुल वही वाला मेथड है जो पिछले क्वेश्चन में लगा हुआ था, और अगर ये हिट कर गया दिमाग में तो दोनों हो जाएंगे, नहीं हिट किया तो दोनों ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो ई के लिए आपका 3 आ रहा है और आपका एन के लिए क्या आ रहा है, एन के लिए 6 आ रहा है, तो यहां एन के लिए क्या आएगा भाई, 6 आएगा। अब ऑप्शंस में गए तो ऑप्शन में देखा चारों ऑप्शन में 6 आ रहा था। अब अगला फिर आई के लिए देखना पड़ेगा, आई के लिए क्या आ रहा है, यहां ध्यान से देखो EIGST, EIGST में आई दूसरा शब्द है और 3 के बाद 4 आ रहा है, यहां दूसरा शब्द 4 है, तो आई के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, 4 किया गया है। तो बोले देखो दो ऑप्शन तो कट गए कम से कम हमारे, या तो अब ए हो सकता है या डी हो सकता है। क्लियर, अब ए और डी में से देखना है, अगला शब्द है फिर 9 और एन, और एन के लिए क्या लिखा था हमने, 6 लिखा हुआ था, तो 6 4 6 हो गया, तो यहां डी कट गया और अपना आंसर मिल गया ए। देखो पूरा प्रश्न नहीं सॉल्व किया है, लेकिन पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं किया फिर भी आंसर तो मिल गया हमें। आंसर इसलिए मिल गया क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ रीजनिंग के प्रश्न में कोशिश किया करो, ऑप्शंस भी साथ साथ देखते चला करो, स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक, समझ में आया? यहां आपको तरीके भी सीखने हैं, ये नहीं कि एकदम दिमाग बंद किया, आंखें बंद किया और जुट गए एकदम क्वेश्चन की भाषा पढ़ी और लिखने में ऑप्शन देखे ही नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल हुआ करो, अब लॉजिकल होगे तो, और थोड़ा सा स्मार्ट भी काम करना है। यहाँ पर ज्यादा स्मार्ट काम करोगे यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों में तो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे वीडियो को कैसेट लिखा गया है तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, समझना है यहाँ पर ध्यान से। यहाँ रिलेशन देखना होता है, पहले वाले जो युग्म में क्या रिलेशन है, पहले वाले कपल में जो रिलेशन देखने को मिलता है, अगली वाली जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह वही आएगा जो फर्स्ट रिलेशन के बेस पर लिखा हुआ है। जैसे वीडियो में कैसेट का क्या काम होता है, कैसेट का काम होता है वीडियो का जो डेटा वगैरह होता है उस डेटा को स्टोरेज कहां रखा जाता है, कैसेट में रखा जाता है। ठीक है, अब बोले कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर रखने वाली डिवाइस को क्या बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है। तो बोले ठीक है, बिल्कुल हमें रिलेशन पहले वाले का पता चला, दूसरे वाले का रिलेशन हमें ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा। क्या भैया फाइल्स में, बाइट्स में, ऑडिट में तो हो नहीं सकता है, तो फिर कंप्यूटर का सारा डेटा आपका फ्लॉपी में रखा हुआ होता है। ठीक, समझ में आ गया? रीजनिंग के प्रश्न समझ में भी आ रहे हैं कि नहीं? देखो समझ में जब आ जाएंगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी काम करने लगेगा उसी आधार पर, और वैसे ही आप भी प्रश्नों को हल करने लगोगे। जैसे अगला 107 नंबर देखते हैं। यहां 107 नंबर में क्या कह रहा है, विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द क्या होता है, जैसे विषम शब्द का समझो, यहां पर
एक जगह पर कहीं ड्रेस कोड रखा गया है रेड, अब उसमें से कोई नीला पहनकर आ गया, अगर सारे लाल लाल हैं, एक नीलकमल बन के घूम रहा है, तो बोले जैसे ही नीला कोई है वो विषम हो गया ना सबसे, तो बाकी में सिमिलरिटी हो और एक अलग हो सबसे, जैसे वैसे ही यहाँ विषम का मतलब है तीनों में सिमिलरिटी दिखाई देगी, एक वहां सबसे अलग दिखाई देगा। अब बोले एक जो अलग होगा वही सबसे विषम होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे यहां हमने ऑप्शंस पढ़े, तरंग, धारा, ज्वार और आंधी, यहां समझ में आया भाई तरंग हो वह भी महासागर से संबंधित है या जल से संबंधित है, धारा हो वो भी जलधारा आपकी ओशियन से संबंधित है, ज्वार हो वह भी आपके ओशियन से संबंधित है। बोले तीन ऐसे ऑप्शन मिले जो हमारे सारे के सारे ओशियन से संबंधित हैं, लेकिन जब आंधी की बात आती है तो वायु से संबंधित है। बोले ये जलमंडल के पार्ट हैं तीनों की तीनों, और जो आंधी है ये वायुमंडल का पार्ट है, यही तीनों से अलग हो गया। बोले तुम यार अलग हो एकदम, तुम हमसे अलग हो, अब आंधी ही इसका सही आंसर होगा, तुम विषम हो। क्लियर, समझ में? बहुत आसान होते हैं, जैसे चार ऑप्शन लिख दिए जाते हैं कहीं कहीं, तीन सम संख्याएं दे दी जाएंगी, एक आपकी विषम संख्या दे दी जाएगी, वो भी अलग हो गई। ठीक, तीन आपके वर्ग दे दिए जाएंगे, एक आपका घन दे दिया जाएगा, वो भी अलग हो गया। समझे बात को? ये बहुत सारे तरीके होते हैं इसे प्रश्न बनाने के। तो एक मेथड आपने क्या किया, आपको वहां पर कोर पकड़ना है कि किस किस मेथड पर क्वेश्चन बन सकता है, कैसे हमें आंसर निकालना है, फिर वो जो भी मेथड अपनाएगा फिर हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जितनी हो जाएगी यहाँ पर प्रश्नों पर। अब 150 प्रश्नों पर आप अगर अभ्यास कर लोगे, क्योंकि हर टेस्ट पेपर में आपके 15 प्रश्न रीजनिंग मैथ के कंपलसरी डाल ही दिए गए हैं, साथ ही साथ 10 से 12 प्रश्न आते ही आते एग्जाम में है, तो भैया जितनी ज्यादा अभ्यास करके जाओगे उतना ही ज्यादा आपको बढ़िया फायदा मिलेगा वहां एग्जाम में। ठीक है, और जितने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड हैं सब शामिल कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल ट्रेंड पर ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो ट्रेंड पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हटकर नहीं करेंगे। और आप देखना प्रीवियस ईयर में जाकर देखना यही ट्रेंड पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे अगली है श्रृंखला, दी गई श्रृंखला है, एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा, तो एक रिलेशन देखना है कि सीरीज में क्या आ रहा है। इसको भी देखने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे यहां एक सिंपल सा तरीका समझो, पहला है 1438 1438, दूसरा है 1429, तीसरा है 1417, चौथा है 1402। ये चार आपके डिजिट दिए हुए हैं, चार संख्याएं दी हुई हैं। अब चार संख्याओं के बाद आपको बताना है कि अगली संख्या क्या आएगी, तो बताओगे ना कि ये तो ये घट रही है, और घटने के क्रम में भी यहाँ रिलेशन देखने में एक बात की सतर्कता रखना कि रिलेशन पहले कौन से चेक करने हैं, एक वहां भी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे उठाकर कुछ भी तो नहीं चेक करने लोगोगे। इसका एक बढ़िया मेथड होता है, पहली डिजिट पकड़ो और लास्ट पकड़ो, यानी कि पहली आपने नंबर देख ली, लास्ट नंबर देखी, गैप अगर बहुत ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पर इनटू या डिवाइड मेथड लगाना है, यानी कि या तो मल्टीपल हो रही होगी सीरीज या डिवाइड वाली सीरीज हो रही होगी। जैसे बढ़ रही होगी बहुत ज्यादा तो गुना होता चला जाएगा कोई ना कोई संख्या, और अगर घट रही होगी बहुत ज्यादा तो डिवाइड होता चला जाएगा। वहीं आपने पहला पकड़ा, पहला नंबर पकड़ा और लास्ट पकड़ा, अगर डिफरेंस बहुत कम आ रहा है तो वहां पर बढ़ रहा है अगर, तो प्लस वाली पकड़ लेनी है, घट रहा है तो माइनस पकड़ लेनी है। समझ में आया बात को? ये आपको समझना है, यहाँ पर समझने के स्तर पर ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है यार, कि पहला नंबर और लास्ट नंबर खाली इतना देखना है, गैप बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा यदि रहेगा तो हमें लगेगा यार प्लस माइनस से तो पहले चेक कर लेना चाहिए, इनटू या डिवाइड वाला कोई फैक्टर काम तो नहीं कर रहा है, वहां कोई लॉजिक तो नहीं लगा हुआ है। और अगर ये लॉजिक पर नहीं आ रहा है आंसर, फिर प्लस और माइनस पर चले जाओ, लेकिन अगर सीधे ही प्लस माइनस पर शुरू कर दोगे हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए और पहुंच जाओगे आगे भी, ढूंढ तो लेता है ये दिमाग फिर। और अगर जल्दी करना है, जल्दी करने के दौरान ये चीजें आप सोच सकते हो और ये लॉजिकल होती है बिल्कुल सोचनी। जैसे यहाँ 1438 और 1402 बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं, तो बोले हम माइनस वाले पर पहले जाते हैं, तो 1438 से 1429 कितना गैप है भाई, ये 9 आपका माइनस हो रहा है। फिर 1429 से 1417 में कितना माइनस हो रहा है, बोले 12 माइनस हो रहा है। फिर 1417 से 1402 में कितना माइनस हो रहा है, 15 माइनस हो रहा है। बताओ, 9 घट रहा है, फिर 12 घट रहा है, फिर 15 घट रहा है। तीनों में कोई एक आपको रिलेशन दिखाई दिया, बोले हाँ 3-3 का रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों में गैप कितना है, तीनों में डिफरेंस 3-3 का है। बोले पहले 9 घटा, फिर 12 घटा, फिर 15 घटा, फिर अगला कितना घटेगा, इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो अगला 18 घटेगा। अब बोले 1402 में से अगर हम 18 घटा देंगे, ध्यान से सुनना, देखो ये भी तरीका कैसा होता है जल्दी निकालने का, ऑप्शन क्यों साथ में देखना चाहिए। 1402 में से अगर हमें 18 घटाना है, क्या पूरा घटाकर, एक तो वो होंगे पूरा घटाकर लिख देंगे, दूसरा एक होगा ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखे और 12 से 8 जाएगा तो 4, इकाई वैल्यू क्या आएगी, यूनिट डिजिट जो आएगी वो 4 आएगी। ऑप्शंस की देखो यूनिट डिजिट सभी की अलग अलग है, घटाना वहां पर आपको पड़ सकता है पूरा का पूरा, जहां यूनिट डिजिट सेम लिखी हो तो भाई घटा लो। यहां हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखा कि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, अलग अलग है, तो 12 से 8 जब जा रहा है 4 इकाई यूनिट डिजिट है, बोले 4 यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन की है, तो हम पूरा नहीं घटाएंगे, सीधे आंसर बताएंगे 1384 इसका आंसर होगा, 1384 इसका आंसर हो जाएगा। और समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक के साथ साथ पूरा का पूरा कैलकुलेशन ना करनी पड़े उसका भी देखो एक तरीका होता है जल्दी करने का, वह भी समझ लो और ये अप्लाई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आदमी अपनी पत्नी से 3
अपनी पत्नी से 3 वर्ष और पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक, समझना, क्वेश्चन को समझना पहले। कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है प्रश्न में, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, देखो बिगड़ गया है, तो पत्नी की वर्तमान आयु यहां पर बतानी है। तो बताओ भैया कैसे प्रश्न पर करते हो। एक तो तरीका होता है एक्स मान करके करते चले जाओ, वो छोड़ दो, वो इतना दिमाग मत लगाया करो, और नहीं जब कुछ समझ में आए ना तो फिर उस मेथड पर जाया करो। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने ब्रेन का यूज करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, अभ्यास करने के साथ ये प्रश्न बिल्कुल लॉजिक से सोचोगे, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करो, व्यवहारिक तरीके से करने की कोशिश किया करो ना यार। ज्यादा जितनी एक्सरसाइज करोगे ना, अपनी मेंटल एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे, ये प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। कैसे, अभी समझते हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ ना उसी प्रश्न पर चले जाओ, बिल्कुल बैक साइड में उल्टा जाना होता है। कैसे, यदि 3 वर्ष बाद यहां दे रहा है, जो हमें वैल्यू ज्ञात है, हमें ज्ञात है कम से कम 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु पता है ना, बोले पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष दी है, लेकिन ये वैल्यू जो है 3 वर्ष बाद है। अब अगर आपसे पूछूं भैया आज आपकी आयु जो है कितनी होगी, अगर 3 साल बाद आप 15 साल के हो जाओगे, तो बताओगे भैया 3 साल बाद हम 12 वर्ष के हो जाएंगे, हो जाओगे। कोई यहां दिक्कत, कोई सोचने में दिक्कत तो होगी नहीं। बोले पुत्र की आयु अगर 3 साल बाद 15 वर्ष है तो 3 साल यानी कि वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी होगी, बोले 12 साल होगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, पहली लाइन, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और पुत्र से 4 गुना बड़ा है। बोले पुत्र की आयु कितनी, 12 वर्ष, और पिता जो है, जो आदमी है, वो अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है, बोले 4 गुना बड़ा है। 12 का 4 गुना कितना होता है, 48 वर्ष होता है। ठीक, समझना। तो वर्तमान समय में उस आदमी की आयु कितनी होगी, बोले 48 वर्ष होगी। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यही प्रश्न पढ़ना है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ये 48 वर्ष किसकी है, उस आदमी की है। ये 3 साल किससे बड़ा है, पत्नी से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं, बोले 3 साल अगर पत्नी से बड़ा है तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल घटा दो, 45 साल की उसकी पत्नी होगी, 48 साल का वो खुद होगा, और 12 साल जो होगा उसके पुत्र की आयु होगी, क्योंकि पुत्र से अपने 4 गुना बड़ा है। ये वर्तमान सबकी निकल कर आ गई। अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में कह रहा है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब बताओ भाई, उसकी पत्नी की जो वर्तमान आयु होगी हमने निकाल ली ना, यहां से 45 साल उसकी पत्नी की वर्तमान आयु होगी। अब एक्स वैक्स मान करके आप लगाते रहो, लेकिन ये बताओ बिल्कुल व्यवहारिक तरीका है कि नहीं, इजीली समझ में आया। दोबारा देखो, सुन लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है, यदि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, और यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, हमें एक चीज पता चल गई, एक चीज पता है हमें, 3 साल बाद पुत्र की आयु पता है, तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु बतानी है। अब देखो भैया, 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 थी, तो वर्तमान बता देनी है, पुत्र की हो जाएगी 12 साल। अब 12 साल वर्तमान है, इससे 4 गुना ज्यादा उसके आदमी की होगी, तो 48 साल हो जाएगी, और वह आदमी जो है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है वर्तमान में, तो बोले 3 साल बड़ा है मतलब 48 का अगर वो है तो 45 का उसकी पत्नी होगी, तो पत्नी की वर्तमान आयु निकल कर आ गई 45 साल। कोई दिक्कत, आसानी समझ में आया। अब ऐसे ही जो प्रश्न मिले डिजिट चेंज करके मिलेगा, अगर अपने एग्जाम में आएगा तो वैल्यू चेंज होगी, डिजिट चेंज होगी, और थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर लगाने के आगे से आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करने के बाद आपको आ जाएगा इजीली। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी चलने के लिए 6 किलोमीटर की एक आयताकार दूरी तय करता है। ठीक है, 6 किलोमीटर वह दूरी आयताकार तय करता है। आयत तो जानते हो ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई पैरेलल होती हैं, और साथ ही देखो चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई बराबर होगी। ठीक है, चौड़ाई बराबर होगी, लंबाई बराबर होगी, वही आपका आयत कहलाता है। ये तो कॉन्सेप्ट कम से कम इतना पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होता क्या है। तो ये आयत हो गया। बोले आदमी को चलने के लिए ये पूरी दूरी जो है आपकी आयत की, ये हो जाएगी कितनी, 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर की दूरी आयताकार तय करता है, इतनी दूरी वो चलता है। लेकिन आयत का क्षेत्रफल कितना है, इस आयत का क्षेत्रफल जो है 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 वर्ग किलोमीटर है। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, फार्मूला पता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर, लेंथ इंटू ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा, समझो, यहां ध्यान से समझो। देखो टोटल कितना, 6 किलोमीटर ही चलना है। अब बोले 6 किलोमीटर चलना है तो एक से बढ़ के ऊपर तो ब्रेथ आप मान नहीं सकते हो, यहां थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये समझो आप, ये टोटल कितनी चलनी है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर की दूरी चली उसने आयताकार, ये कुल उसने आयताकार 6 किलोमीटर की दूरी चली। अब बोले यहां अंतर बताना है आपको, लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस कितना निकालना है। अब लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस निकालने से पहले ये जानना है कि ब्रेथ को अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक, अब 1 से ज्यादा इसलिए नहीं मानेंगे, अगर 1 से ज्यादा आप मान लीजिए 2 मानते हो, तो जितनी इधर रहेगी ब्रेथ उतनी इधर रहेगी। अब 2 2 इधर 4 हो जाएगी, तो समझो लेंथ तो ज्यादा होती है, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते उस तरीके से, है ना। और दूसरी बात आगे करते हैं, अगर मान लो हम 1 पर ही मानते हैं, ठीक है, अब 1 हमने मान ली, तो 1 आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ 1 ब्रेथ हो जाएगी दूसरी वाली। टोटल यह दूरी कितनी, 2 किलोमीटर चल जाएगा। लेकिन उस आदमी ने टोटल कितनी, 1 सेकंड माइक गिर गया, 1 मिनट,
तो टोटल देखो, टोटल उसने कितनी दूरी चली, टोटल देखो 6 किलोमीटर वह चलता है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ब्रेथ को हमने 1 माना। अब 1 मानने के साथ उसने 2 किलोमीटर चल ली, बची कितनी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को दोनों लेंथ में बराबर बांटना है, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगी दूरियां। तो 2 किलोमीटर हमने लेंथ ऊपर बताई, 2 किलोमीटर ऊपर बांट दी, ठीक है, 4 बढ़ जाएगी इजीली, 2 में बांट दोगे आप। तो आप बताओ टोटल कितनी चल रहा है, देखो टोटल वह 6 किलोमीटर चल रहा है। दूसरा उसका क्षेत्रफल कितना है, बोले क्षेत्रफल उसका 2 वर्ग किलोमीटर है। तो बोले 2 वर्ग किलोमीटर मतलब लेंथ है 2 और ब्रेथ है आपकी 1, तो 2 वर्ग किलोमीटर उसका हो गया एरिया। और दोनों में बताना क्या है, डिफरेंस बताना है। तो लेंथ उसकी 2 किलोमीटर है और ब्रेथ आपकी 1 किलोमीटर है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर को हो जाएगा। आसान, एकदम एकदम इजीली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया है तो देखो दोबारा देख लो भाई, नहीं आया है अगर, देखो एक सेकंड इसको साफ करके कर लिया जाए, है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो टोटल ये आपको पता चल गया आयत है। अब इस आयत की टोटल एरिया जो है या टोटल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि जो उसकी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो सारी लेंथ और सारी ब्रेथ को जब ऐड करोगे 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एरिया क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 2 किलोमीटर है। बोले 2 किलोमीटर में भी एरिया आपको लेंथ इंटू ब्रेथ में निकालना है, तो पॉइंट में तो जा ही नहीं सकते हो क्योंकि दशमलव में आंसर आएगा, तो इसीलिए पॉइंट में जाकर के हमने 1 किलोमीटर माना। और 1 किलोमीटर यानी कि 1 की किससे गुणा करोगे, जब 2 किलोमीटर स्क्वायर आएगा तो 2 से गुणा करनी होगी, यही 1 आपका ब्रेथ आ जाएगा और यही 2 आपकी लेंथ आ जाएगी। अब इसमें अंतर हमें पहले क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो 2 गुणा 1 2 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है क्षेत्रफल, तो बिल्कुल क्रॉस चेक किया हमने, बिल्कुल सही है। अब डिफरेंस पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर 2 - 1 यानी कि 1 किलोमीटर आपका ये लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एक संख्या का वर्ग, उसके घन और उसकी अगली संख्या का घन का योग 305 है। यहां सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको कुछ नहीं ऑप्शन से करो, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही ऑप्शन से करो, और जल्दी कैसे करना है ये सीखो। देखो सबसे पहले कह रहा है संख्या का वर्ग, तो हमने पहला ऑप्शन उठाया, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 5 का घन कितना होता है, फिर कह रहा है उसका घन, 5 का घन भी 125 होता है। और उसकी अगली संख्या के घन का योग, उसकी अगली संख्या क्या होगी, 6 होगी। 6 का घन क्या होगा, 6 का घन 216 होता है। ये सारी चीजें याद रखना, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर और घन, और 1 से लेकर के 20 तक का खासकर आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक के घन याद होने चाहिए। नहीं याद है तो जाकर उसको लगा लेना जहां मेज वगैरह हो, ठीक है, ये तो आसानी से याद ही होने चाहिए। नहीं याद होने चाहिए फिर गुणा करोगे, और गुणा करके फिर निकालोगे टाइम लगेगा। टाइम बचाना है तो याद की जाती है। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 216 और 5 का क्यूब 125। इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 6 16, तो टोटल ऐड करके कितना आएगा, इक्का यूनिट डिजिट, देखो कैसे काम करती है, यूनिट डिजिट में 6 आएगा, लेकिन योग कितना है 305, 5 है यूनिट डिजिट। बोले 5 ही तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर कितना मिलना चाहिए था, हमें 5 मिलना चाहिए था, तब हम आगे बढ़ते ना यार। तब हम यहाँ पर 25 लिख करके 125 लिख करके 216 लिख करके इनको हम जोड़ें, हम काहे अपनी एनर्जी लगाएं यहाँ पर, है कि नहीं बात। हम एनर्जी तब लगाएंगे ना जब हमें यूनिट डिजिट तो सही मिले कम से कम, हाँ ये आंसर हो सकता है। हम पहले समझ गए हम कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 को देखेंगे। अब 3 के हिसाब से 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का घन 27 होता है, और 4 का अगली संख्या क्या होगी, 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है। अब 9 4 13 और 13 7 20, तो बोले यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, जबकि यूनिट डिजिट कितनी चाहिए, 5 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। फिर आएंगे हम 4 पर। अब 4 का देखो क्या होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। फिर 4 की अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 5 हो जाएगी, और 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। 6 4 10 5 15, यूनिट डिजिट कितनी आई भैया, 5 आ गई। अब देखो यार 6 का जाओगे तो वहां भी नहीं मिलेगा, अब हमें 5 4 पर ही यूनिट डिजिट मिल गई, तो अब यूनिट डिजिट पर ही आप आंसर पर जा सकते हो, चाहो तो चेक कर लो। 4 का 16 लिखा और 4 का क्यूब 64 लिखा और 5 का क्यूब 125 लिखा, ठीक है, 5 का क्यूब 125 लिखा। आप जोड़ो, 6 4 10 5 15, 6 2 8 1 9 1 10, और यहां पर हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब आपको यूनिट डिजिट के बेस पर भी आप पहुंच सकते हो। अब 6 का भी एक बार चलो चेक कर लेते हैं। 6 का आपका स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 16 होता है, 216 होता है। 7 का क्या होता है, 343 होता है, ठीक। अब ये देखो, हाँ ये 205 आया है, ध्यान से देखना। यहां 4 पर आपको कम से कम ये लगा ना कि 4 पर आपका आंसर तो हो सकता है, ठीक। तो 4 पर चेक करते हैं, तो यहां 305 ना होकर के 205 निकल कर आया, क्लियर। तो 305 नहीं है इसका, इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 305 आना चाहिए, तो 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। 6 पर आते हैं, 6 को चेक करते हैं। 6 का हो गया आपका 36, और 6 का क्यूब हो गया 216, और 7 का हो गया 343। 6 6 12 3 15, और फिर एक आपका लगेगा 3 4 3 7 1 8 1 9,
और 3 और 3 6, ये भी देखो आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है आपका ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, या तो फिर यहाँ पर 205 होना चाहिए था, है ना, तभी तो निकल कर आएगा। एक संख्या का वर्ग आपका क्या होगा, 16 होगा, उसके घन 64 होगा, और तीसरा क्या कह रहा है, उसकी अगली संख्या के घन, उसकी अगली संख्या 125 होगी, है ना। अब इन तीनों का जब आप घन करोगे तो आपका 205 निकल कर आएगा, तो यहाँ 305 नहीं भैया 205 कर लेना, तब आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, समझ में आया। आंसर तरीका वही है एकदम, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट किया हुआ है, टाइपिंग में एरर है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में टाइपिंग में एरर की हुई है, तो यहाँ 205 होगा, तब ये आंसर आपका 4 बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो, मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी। तो देखो भैया, दिशा का ज्ञान है कि नहीं है, ये दिशाएं किस तरीके से, ये चार्ट जरूर तैयार रखना, ऐसे बनता है ना, ऊपर आपका नॉर्थ रहता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, बस इसी बेस पर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी आगे आगे जितने कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे, जितने टेस्ट पेपर में, सब करेंगे इसी चार्ट पर ही। तो यहाँ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो, यानी कि दायां हाथ उसका किस ओर होगा, ये दक्षिण की दिशा है, साउथ की ओर होगा। बोले साउथ की ओर दायां हाथ कब हो सकता है, आपका फेस किस साइड में होगा, आप खुद इस पर खड़े हो, यहां जैसे आपको खड़े होना है, ठीक है। यहां जब आप किस साइड में फेस करके अपना खड़े रहोगे, तो आपका दाहिना जो हाथ है, राइट हैंड जो है आपका साउथ की ओर रहेगा। बोले फेस जो है हमारा ईस्ट की ओर रहे, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा जो दाहिना हाथ रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, हम ईस्ट की ओर देख रहे हैं, ध्यान से समझो, ईस्ट की ओर देख रहे हैं, तो जो बायां हाथ है वो नॉर्थ की ओर रहेगा, जो दायां हाथ है वो साउथ की ओर रहेगा। यही तो लैंग्वेज है आपकी, यही लैंग्वेज कह रही है कि जो हमारा दायां हाथ है वो साउथ की ओर है। अब हमने आदमी देख लिया कि हमारा जो बायां है वो नॉर्थ, दायां है साउथ, मुंह जो है हमारा फेस किस ओर है, ईस्ट की ओर है, हमारी पीठ किस ओर है, वेस्ट की ओर है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ बताना है तो बताएं मेरी पीठ किस दिशा में है, तो भैया हमारी पीठ जो है पश्चिम की दिशा में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बस आप केवल लैंग्वेज सीख जाओ, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहां समझो, यहां लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लो क्या है। एक 8 दोस्त हैं, ठीक है, 8 दोस्त भैया एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं। अब राउंड टेबल वाले क्वेश्चन भी खूब आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो बोले 8 दोस्त हैं जो हमारे राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं। चलो ये राउंड टेबल हमने बना दी, अब राउंड टेबल पर बिठाना है इनको। क्या कह रहा है, एक गोलाकार मेज पर चारों समान दूरी पर बैठे हुए। यहाँ एक चीज मिस हो गई है, केंद्र की ओर देखते हुए, केंद्राभिमुख, ठीक है, केंद्रामुख किए हुए। तो केंद्र की ओर मुख किए हुए, मतलब ये जो 8 दोस्त आपके बिठाने हैं, ये आपने तुरंत 8 लाइनें खींची, ठीक। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब ये 8 दोस्त हमने बनाए, 8 दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें सारे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चाहो तो आप एरो बना दो। कभी कभी कहता है ना, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तब चीजें फिर देखने की दायां और बायां बदल जाता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब केंद्र की ओर बैठे हुए तो लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, और वही सामान्य रहेगा, चूंकि दक्षिणावर्त में बताया है। अब बोला है जी जो उत्तर की ओर बैठा हुआ है, सी से अपनी सीट बदलता है। जैसे उत्तर दिशा ये हो गई आपकी, और जी जो है आपका उत्तर की ओर है, और किससे सीट बदल रहा है, सी से अपनी सीट बदल रहा है, ठीक है। तो देखो जी और सी आपके जब सीट ट्रांसफर करेंगे, आमने सामने जो बैठे हुए हैं, तो जी की जगह आपका सी आ जाएगा और सी की जगह आपका जी आ जाएगा, ठीक, ध्यान से देखना। फिर कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि बी जो है एफ से बदलता है आपका सीट। तो हमने भाई मान लिया कि बी आपका जो है किससे बदल रहा है, एफ से सीट बदल रहा है। लेकिन ये देखो यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना, वो आधी अधूरी है, एकदम अस्पष्ट है लैंग्वेज। इस क्वेश्चन को पहले देख लिया जाए, क्योंकि एक तो बहुत चीजें इसमें मिसिंग है। केंद्राभिमुख बैठे हुए हैं कि आप बाहर की ओर बैठे हुए हैं, दूसरा जो बी और सी सीट चेंज कर रहे हैं, ये कहाँ पे आमने सामने से सीट चेंज कर रहे हैं या अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए हैं सीट चेंज कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। जब तक भैया आप ये क्लियर नहीं लैंग्वेज में करोगे तो कैसे है, ये मिसप्रिंट किया, टाइपिंग में एरर हुई है, और ये टाइपिंग में एरर ऐसी है कि भाई बिना पढ़े हुए ये क्लियर नहीं होगी। इंग्लिश में भी देखो वही होगा, 8 friends A, B, C, D, E are sitting around a circular table at equal distance. If G, who is sitting facing north, swap seats with C and B swaps with F, then who is sitting right to F? अब यहाँ समझो, यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, सेम वही हिंदी वाली लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप चाहो तो हटा देना, नहीं तो इसकी जो सही लैंग्वेज है, सही लैंग्वेज को आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्वेश्चन की सही लैंग्वेज है। गलत मिसप्रिंट हुई है, टाइपिंग एरर है ये। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 114। अब 114 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। भैया कोई एक पंक्ति रही होगी, उसमें 45 वृक्ष होंगे, लेकिन नींबू का वृक्ष जो है वो दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो कहीं भैया नींबू का वृक्ष रहा होगा, ये बायां छोर होता है, इतना पता है कि नहीं, ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है, ठीक। अब कह रहा है, इस तरीके के प्रश्न देखना कितने आसानी से लगते हैं। नींबू का वृक्ष टोटल यहाँ 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ठीक। ये देखो उल्टा लिख दिया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया।
बोले दाएं छोर से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। तो अब ये जो है 20वें स्थान पर जब रहेगा तो इधर कितने हैं, इधर 19 आपके वृक्ष लगे होंगे। नींबू के कितने वृक्ष लगे होंगे बाईं ओर, 19 और लगे होंगे, ठीक है, दाईं ओर। अब बाईं ओर से पूछ रहा है कि वृक्ष का स्थान क्या होगा, तो कुल इस लाइन में कितने हैं, 45 वृक्ष हैं कि नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है। और दाईं ओर से नींबू के वृक्ष का स्थान क्या है, 20वां है। तो 20 देखो यहां तक हो जाएंगे, अगर हम दाईं ओर से चलेंगे तो 20 हो जाएंगे। इधर कितने बचेंगे, 45 से वही 20 घटा देने हैं, तो इधर कितने रह जाएंगे भैया, इधर रह जाएंगे आपके 25। समझ में आ गया, इधर कितने रह जाएंगे 25। बोले 25 ये रह जाएंगे, 19 इधर लगे हुए हैं और 20वां तो इधर से स्थान है ही नींबू का। यहां ध्यान रखना है इस चीज का, 19 ही उधर रह जाएंगे, 20वां स्थान ये नींबू का हो जाएगा। और फिर आपके 45 में से कितने बच गए, 25 बच गए, और 25 आपके ये इसके बाईं ओर हो जाएंगे, नींबू के वृक्ष लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कुल 45 में से हमें दाईं ओर का स्थान पता है, उसका बाईं ओर का स्थान बताना है। अब जब इधर 25 हैं तो नींबू का स्थान बाईं ओर से क्या रहेगा, 26वां रहेगा कि नहीं रहेगा, समझे कि नहीं बात को। दाईं ओर से उसका स्थान 20वां है, लेकिन बाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 26वां स्थान हो जाएगा। 114 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 114 का आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया, आसान है कि नहीं एकदम। बस दाईं और बाईं ओर से क्लियर रखो कि कौन सा, देखो दाईं ओर से कैसे काउंट करते हैं, एक पंक्ति में जो जो लैंग्वेज दी गई है उसी लैंग्वेज बनाते चले जाओ। फिर है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो अगले वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो बताओ भैया। बीते हुए, यहां देखो बहुत आसान है, ये हमने अपनी देख ली प्रेजेंट की स्थिति है, जो आज की बात हो रही है बिल्कुल, क्योंकि जो भी बात करनी है बीते हुए, दिख रहा है, हाँ, जो भी बात करनी है बीते हुए, आगे जो भी बात करोगे आप इस प्रेजेंट वाले दिन से करोगे, आज के दिन से करोगे कि नहीं करोगे, हाँ। तो बोले बीते हुए कल से, तो इसके बीते हुए कल में ये हो गया बीता हुआ कल। अब बोले बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब 1 लिखा और 2 लिखा, ठीक, ध्यान सुनो, बिल्कुल लिख लो, जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहे ना, बिल्कुल लिख लो। तो बीते हुए दिन से, बीते हुए कल के, ये बीता हुआ कल है, इसके 2 दिन पहले क्या था, रविवार था, तो यहां पर आपका रविवार था। सब कुछ लिखते चलो, बहुत स्पष्टता रहती है, एकदम लिखते जाओगे एक एक बात जो कही जा रही है, और बहुत स्पष्ट तरीके से आप आंसर को हल कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार लिख लिया यहां पर। फिर कह रहा है तो अपने अगले वाले कल से, अब हम प्रेजेंट पर ही रहेंगे, अब प्रेजेंट से जो अगला वाला कल होगा ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्रेजेंट से अगले वाले कल से कह रहा है 3 दिन बाद, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। बोले प्रेजेंट से अगले, जो प्रेजेंट से अगला, अगले के 3 दिन बाद, तो अगला कल तो ये हो गया, अगले कल के 3 दिन बाद यहां कह रहा है भैया कौन सा दिन होगा, ये पता करना है कुल मिला के। समझ में आया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम प्रेजेंट पर पहले रहेंगे, फिर प्रेजेंट से कहा कि बीते हुए कल के, तो कल बीता हुआ उसके 2 दिन पहले, 1 लिखा, 2 लिखा। फिर कह रहा है अब अगले कल के, तो हम प्रेजेंट पर आ गए, प्रेजेंट से ही तो अगला कल देखेंगे, अब यहां से मत देखने लगना, प्रेजेंट से अगला कल देखेंगे, और उसके 3 दिन बाद 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब कह रहा है इस यहां पर कौन सा दिन होगा, तो यहां दिन होगा हमें ये पता है, केवल एक पता है, रविवार। रविवार से बढ़ते चले जाओ, जैसे डे होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक, बढ़ते चले जाना है। क्या करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बस इतना ही करना है, इसके बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, देखो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। तो बोले एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, कोई आदमी है जिसको आपको प्लस मानना है। ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, आदमी को आप प्लस माना करो, औरत को माइनस, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी कि प्लस माइनस किसी को भी, या ए मान लो, बी मान लो, या एम लिख लो, एफ लिख लो, जो भी लिख लो। तो यहां देखो मैं बताऊंगा वो प्लस माइनस करके बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आएंगी चीजें। जैसे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि उसकी माता, अब इस आदमी की जो माता होंगी, उस माता की, उसकी माता जो है मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। बोले उसकी माता जो है मेरी माता की, तो उस महिला की माता की इकलौती पुत्री हैं, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस महिला की जो माता हैं कहां पे होंगी, देखो इस महिला की माता यहां पे होंगी, इसकी माता की जो इकलौती पुत्री होंगी वो महिला वह खुद होगी, क्योंकि वो महिला ही तो है, और उसकी इकलौती पुत्री कौन हो गई, महिला खुद हो गई। तो यहां कह रहा है कि उसकी माता की इकलौती पुत्री हो जाएगी, तो वह औरत जो है आदमी से कैसे संबंधित है, बताओ भाई, वो औरत जो है उस आदमी से कैसे संबंधित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, समझो यहां पर फिर से समझो। यहां पर कह रहा है कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं, ठीक, जो उस आदमी की माता हैं, तो वो उस औरत की माता की इकलौती पुत्री हैं।
तो भैया उसकी जो इकलौती पुत्री है वो कौन है, वो कौन हो जाएगी, वो खुद हो जाएगी कि नहीं, स्त्रीवा। समझ में आया ये चीज कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो केवल क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। कह रहा है कि एक आदमी है कोई, ठीक है, कोई आदमी एक मान लेना, कोई आसपास आपके दिख जाए, बोले इनकी जो माता है, ठीक, इनकी जो माता है, मम्मी है, वो मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। जैसे तुम्हारे पापा, आपने अपने पापा को रखा, पापा की जो माता है वो मेरी माता की, बोले मेरी माता की इकलौती पुत्री है, वो पुत्री होंगी जिसकी, और वो उस औरत की माता है, तो मतलब समझ रहे हो कि नहीं, वो किस जनरेशन में आएगी, ये आदमी आ जाएगा नीचे जनरेशन में और वो औरत आ जाएगी उसके ऊपर जनरेशन में, क्योंकि उसकी जो माता है उसकी इकलौती पुत्री जो है उस आदमी की माता है। ठीक, समझ रहे बात को। तो अब बोले वो, और वो भी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री तो खुद औरत होगी ना, उसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है, इसीलिए उस औरत का जो संबंध हो जाएगा, उस औरत का संबंध उस आदमी से माता का हो जाएगा, माँ का हो जाएगा। समझ में आया, उस औरत का संबंध उससे कैसे हो जाएगा, माँ का संबंध हो जाएगा। ठीक, तो ये रीजनिंग के जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस जनरेशन की बात की जाए, आपको जो फिगर बनाने हैं ना, जो अभ्यास करना है इधर उस जनरेशन में भी, जैसे नीचे डाउन जनरेशन की बात की जाए तो आपको नीचे बनाना है उसको, फिर उसके ऊपर जैसे माता की बात की जाए उसके ऊपर वाली जनरेशन में, भाई बहन की बात की जाए तो आपको बिल्कुल पैरेलल में बनानी है वो चीजें, फिर इसकी माता की ऊपर जनरेशन की बात की जाएगी, 3 जनरेशन की, ज्यादातर 3 जनरेशन या 4 जनरेशन, इससे ऊपर नहीं जाते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं। तो जिस जनरेशन में भाई बहन वाले जनरेशन में अगर बात की जाती है तो सेम जगह पर आपको ड्रॉ करना है। यहां जो बात की जा रही है माता की माता, तो 3 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक, 3 जनरेशन की बात हो रही है, उसी बेस पर आपको बनाते चले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके से है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। देखो भाई, जो वो है वो मेरी माता का, ठीक, वो मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। अब बताओ, ये तो वो स्त्री हो गई, ठीक, जो स्त्री कह रही है, कह रही है कि कोई पुरुष है, वो पुरुष उसकी माता की माता का इकलौता पुत्र है। अब बोले इसका अगर इकलौता पुत्र है, ध्यान से देखो, उसकी अगर इकलौता पुत्र है तो उसकी ये माता है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। जो उसकी माता होगी वो पुरुष क्या होगा, वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि इसका इकलौता ही पुत्र है। इकलौता पुत्र तो है, लेकिन पुत्री तो और हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो जो उसकी पुत्री है वो पुत्री ही उस औरत की कौन है, माँ है, और जो वो पुरुष है उस आदमी की बात कर रही है वो कौन है, उसकी माँ का भाई हो जाएगा, क्योंकि जब इकलौता पुत्र है उसकी माता की माता का, तो भैया एक बात बताओ, आपकी माता की माता का जो इकलौता पुत्र होगा, समझो आपकी माता का कौन होगा, वो आपकी माता का कौन हो जाएगा, वो भैया चाचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे आपकी समझो यहाँ पर चाचा हो सकता है या मामा हो सकता है, चूंकि देखो यहाँ पर जैसे ये आपकी नानी हो गई, ठीक, समझना, अब ऐसे समझ में ज्यादा आएगा, ये नानी हो गई। अब नाना नानी का जो इकलौता पुत्र है, एक नानी का पुत्र कौन हुआ, मामा हुए। अब वो औरत कह रही वो मेरी माता का, तो ये तुम्हारी माता हो गई और ये मामा हुए, और मामा ये जो है आपके जो पिता होंगे, इस औरत के पिता होंगे, ये कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो मामा की कौन हो जाएगी, नीश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, भतीजी होगी। तो ये औरत जो है अपने मामा की भतीजी होगी। तो ये रिलेशन चाहो तो उस रिलेशन को आप व्यवहारिक बना करके अपने रिलेशन में रख करके देख सकते हो, और नहीं तो ये तरीका अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, बना लो आप उसको। जैसे वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है, तो वह जो व्यक्ति है मेरी माता का, यानी कि उस औरत की माता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कहां, नीचे जनरेशन में आ जाएगा। हो रहा है, देखो हम उसी जनरेशन पे बना रहे हैं कि वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र, तो ये जनरेशन एक नीचे आ जाएगी, एक जनरेशन नीचे आई, तो बोले जब इकलौता पुत्र है और पुत्री ये है, इसकी माता ही है, दोनों भाई बहन हो गए। बोले इसकी तो बेटी है, इसकी माता है, इसकी बेटी है, तो ये इनकी माँ का अगर भाई है तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा, ये औरत कैसे संबंधित होगी इस पुरुष से, बोले नीश होगी, उसकी भांजी होगी। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग का था। आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा सा इसको साफ कर लिया जाए, फिर उसके बाद में ये भी समझने वाला, वो बहुत लेंदी लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज इतनी आसानी से आपको समझ में आएगी, ये क्वेश्चन इतना बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखो इसको आप अगर लैंग्वेज से लगाओगे तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, लेकिन इसको अगर वेन डायग्राम से लगा लिया तो वेन डायग्राम से बिल्कुल एकदम चुटकियों में भी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक, और ज्यादातर ये वेन डायग्राम से ही लगाया करो, जो दो खेल खेलते हैं, एक खेल खेलता है, तीनों खेल खेलते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लैंग्वेज लंबी होती है, क्वेश्चन बहुत रद्दी होता है। जैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले एक टूर्नामेंट में 160 खिलाड़ियों में से 57 ने तीनों खेलों यानी क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन से किसी में भी भाग नहीं लिया है। तो 160 टोटल खिलाड़ी थे, इसमें से 57 ऐसे थे जो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, तो टोटल भैया क्या हो जाएगा, 103 ही खिलाड़ी हैं
जिन्होंने कोई ना कोई खेल खेला है। अब 103 खिलाड़ियों ने जो खेल खेला है, इन्हीं में से देखना है, हमें आंसर तक अपने पहुंचना होगा। 103 खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी हैं, पहले हमें 103 पता चला। अब कह रहे हैं आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं, कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक ही खेल में भाग लिया। 37 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल एक खेल खेल रहे हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट हॉकी दोनों में भाग लिया, बैडमिंटन में नहीं। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी और बैडमिंटन में भाग लिया, दोनों में नहीं, सॉरी बैडमिंटन लेकिन क्रिकेट में नहीं लिया। 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और बैडमिंटन में भाग लिया और हॉकी में नहीं लिया। तो अब बताना है, आंसर बताना है कि तीनों खेलों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक, अब बहुत टेढ़ा लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के, लैंग्वेज लगी यार बहुत टेढ़ी है, लेकिन लैंग्वेज पर मत जाओ, इसको हल करने पर जाओ। कैसे? तीनों हमने पहले सर्किल बनाए। तीनों सर्किल कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा अपना क्रिकेट का, एक बनेगा अपना हॉकी का, और तीसरा बनेगा अपना बैडमिंटन का। बना? क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन का तीनों वेन डायग्राम बना, और इस वेन डायग्राम में लैंग्वेज जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते चले जाओ। जैसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक में भाग लिया है, इसको अभी लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक में भाग लेने वाला कहां कहां पर है। देखो, एक तो ये वाला पार्ट है जहां एक ही गेम खेल रहा है कोई, या तो क्रिकेट खेल रहा होगा, या हॉकी, या बैडमिंटन। तो ये तीनों मिलाकर के कितने हैं? 37 हैं। ठीक, जो केवल एक में, जो केवल इतने एरिया में आएंगे। कितने एरिया में आएंगे? ध्यान से देखना वेन डायग्राम को, केवल इतने एरिया में आएंगे जो केवल एक ही गेम, और सबके सभी गोलों के इतने एरिया में आएंगे। ठीक, समझे बात को? सभी गोलों के इतने इतने एरिया में आएंगे जो एक एक गेम खेल रहे होंगे। ठीक, वेन डायग्राम को सीखने की कोशिश करना, जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं, 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया। अब क्रिकेट और हॉकी में ये समझो ध्यान से, क्रिकेट और हॉकी वाला एरिया कौन सा दिख रहा है? ये एरिया दिख रहा है। ये एरिया कौन सा है? क्रिकेट और हॉकी वाला है। बोले हाँ। तो क्रिकेट और हॉकी में भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने हैं? क्रिकेट और हॉकी में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं 10। तो यहां हमने लिख लिया 10 इसमें। इसके बाद सारी चीजें अब आगे समझ जाओगे। आगे कह रहा है, और यहां जो क्रिकेट हॉकी में है, क्या ये बैडमिंटन को खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट और हॉकी का ही कॉमन है वो एरिया। इसके बाद अगली लैंग्वेज है कि 9 खिलाड़ियों ने हॉकी और बैडमिंटन में, हॉकी और बैडमिंटन वाला कौन सा है? ये एरिया है। तो ये 9 खिलाड़ी कौन से हैं? हॉकी और बैडमिंटन में भाग ले रहे हैं। उसके बाद में, सॉरी ये नहीं है, देखो है, गलती कर रहे हैं हम, ये हॉकी और उसका थोड़ी ना, ये तो कॉमन वाला है तीनों का। देखो, अब क्रिकेट और बैडमिंटन और हॉकी वाला ये एरिया है, ये ठीक, ये दिख रहा है ये। तो ये वाला एरिया जो है ये हॉकी और बैडमिंटन का है। ये 9 खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी और बैडमिंटन में भाग लिया हुआ है। फिर 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और बैडमिंटन में, क्रिकेट और बैडमिंटन का एरिया कौन सा है? ये वाला है, दिखा? तो क्रिकेट और बैडमिंटन में कितने? 13 खिलाड़ी। ये समझो आप। ये लिख करके आप क्या निकाल सकते हो? ये बीच का जो एरिया दिख रहा है, ये बीच वाला, ध्यान से देखो, ये बीच वाला जो सर्किल किया जा रहा है, ये बीच वाला एरिया ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। यानी कि यहाँ वो खिलाड़ी आएंगे जो तीनों गेम खेल रहे होंगे। यही तो आंसर निकालना है। लेकिन आंसर तक पहुंचना कैसे? लैंग्वेज के बेस पर जाओ। 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके बैडमिंटन हॉकी खेल रहे हैं, 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहे हैं। कुल ये कितने हो गए? 13, 10, 23 और 9 कितना होता है? 32 होता है। तो 32 खिलाड़ी ऐसे हैं, 32 भैया आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 गेम खेल रहे हैं, कोई या तो क्रिकेट हॉकी, या हॉकी बैडमिंटन, या क्रिकेट बैडमिंटन। ठीक, समझ में आया? ये 32 खिलाड़ी कौन से हो जाएंगे? 10 + 13 + 9। बोले ये 32 जो खिलाड़ी हैं ये ऐसे हैं जो 2 गेम खेल रहे हैं। अब बोले हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 37 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1 गेम खेल रहे हैं। तो 32 + 37, ये वो खिलाड़ी हैं या तो 1 गेम खेल रहे हैं या 2 गेम खेल रहे हैं। 3 वाले इसमें हैं एक भी? बोले नहीं है। हमें नहीं पता करना है क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, खाली हॉकी। हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो समझो ध्यान से। 32 ऐसे हैं जो केवल केवल क्या कर रहे हैं? 2 गेम खेल रहे हैं। और उसके बाद 37 ऐसे खिलाड़ी जो 1 गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या कोई ऐसा है जो तीनों खेल रहा है? नहीं है भाई, क्योंकि इसमें सारा सीधा सीधा क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 32 ऐसे और 37 ऐसे, टोटल कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। 69 प्लेयर ऐसे हैं या तो 1 गेम खेल रहे हैं या 2 गेम खेल रहे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन सही समझ में आया सब? अब बोले या 1 गेम खेलें या 2 गेम खेलें। टोटल खिलाड़ी कितने हैं? टोटल 103 खिलाड़ी हैं, जिसमें 69 ऐसे हैं जो 1 खेलेंगे या 2 खेलेंगे। तो बचे हुए जो खिलाड़ी होंगे वो तीनों गेम खेल रहे होंगे। होंगे कि नहीं? इजिली समझ में आ गया? 69 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 1 या 2 खेल रहे होंगे, 102 टोटल गेम खेल रहे हैं। बोले बचे हुए खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? यही सर्किल में जो आपको भरना है, तीनों जहां पर कॉमन है, तो बचे हुए जो खिलाड़ी रहेंगे खेल रहे हैं तीनों गेम। तो 103 से आपको 69 घटा देना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। यानी कि 34 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा देखो, और आ गया होगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं यार, वेन डायग्राम का काम है। और अब देखो वेन डायग्राम कितनी तेजी से समझ में आता है और बहुत इजी होता है। ज्यादा इसको एक्स वैक्स मान करके ये लैंग्वेज पर मत जाया करो।
जितना ज्यादा आप लॉजिकल होकर के, ये कॉमन सेंस के बेस पर क्वेश्चन लगाए जाते हैं सारे के सारे, और बस थोड़ा सोचना होता है, और सोचोगे कब? अभ्यास के बाद। जब इस तरीके से कई प्रश्न अभ्यास कर लोगे ऐसे, तो खटाखट आपका दिमाग भी चलने लगेगा। जैसे यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ तो चलो बता रहा हूँ अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे जब आप कई अभ्यास करोगे ऐसे प्रश्नों पर, और ऐसे प्रश्न कई दिए जाएंगे आपको टेस्ट पेपर में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो सबसे पहले हमने 3 वेन डायग्राम बनाए, बोले हाँ बना लिए भैया, और उसके बाद समझ लो वेन डायग्राम को, ये जो एरिया है बीच वाला, ये वही एरिया है जहां पर दूसरे पेन से समझाया जाएगा, दूसरे पेन से दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नीला कर लेते हैं इसको। देखो ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है? जहां पर तीनों कॉमन है। और ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा होता है? जहां पर दो कॉमन होते हैं सभी में। देखो ये जहां लाइन ड्रॉ की है, ये वो एरिया होते हैं जहां दोनों कॉमन होते हैं। और ये वाले जो टिक किए एरिया होते हैं, सिंगल गेम खेलने वाले एरिया होते हैं केवल। ठीक, समझ में आया? अब समझ में आ गया सब पूरा एकदम। और क्वेश्चन मार्क कहां लगा है? ये बीच वाले में, यानी कि तीनों गेम खेलने वाले। अब हमें पता क्या क्या है? हमें ये पता है कि 103 ऐसे हैं खिलाड़ी खेलने वाले। 103 में से ये पता है, ये 3 जो टिक लगे हुए हैं ना, ये टोटल सिंगल सिंगल वाले हैं। तो ये टोटल हमको पता है कि ये 37 खिलाड़ी हैं जो एक ही गेम कोई खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते होंगे या बैडमिंटन, कोई एक गेम खेलते होंगे। उसके बाद दो दो गेम वाले दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमें पता है 10 ये वाले हैं जो क्रिकेट हॉकी खेलते हैं। इसके बाद 9 ये वाले कॉमन हैं, 2 गेम खेलते हैं। 13 ये वाले हैं जो 2 गेम खेलते हैं। ठीक, समझ में आया? अब इजीली देखो, पहली बार समझाने में थोड़ा था, आपकी बहुत आसानी समझ में आएगा। तो आप बोले टोटल दोनों गेम खेलने वाले कितने हो जाएंगे? तो 13 10 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32। बोले 32 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 गेम खेलते हैं, 37 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोई एक गेम खेलते हैं। बोले टोटल कितने हो जाएंगे? 69 ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे, या तो एक गेम या 2 गेम। अब बोले 69 जब ऐसे खिलाड़ी हैं, कुल खेलने वाले खिलाड़ी 103 हैं, तो 103 से जब 69 घटाया जाएगा, 103 से 69 घटाना है, तो 34 ऐसे प्लेयर निकल कर आ जाएंगे, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले में पता चल जाएगा कि ऐसे खिलाड़ी हैं 34 जो तीनों गेम खेलते हैं। समझ में आ गया? मजा आ गया? और मजा आ गया है तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये पूरे किए जा सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से कॉन्फिडेंस भी आया होगा, हाँ भाई पूरे किए जा सकते हैं। और जहां जहां कंफ्यूजन होता है, जहां आपका मेथड नहीं, थोड़ा सा आपका चेंज रहता है, या लेंदी मेथड अगर यूज करते हो, तो यू कोशिश करना कि जो स्मार्ट तरीके आपको बताए जाए यहाँ पर, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। एक बार में नहीं सीखोगे, कई बार जब आप अप्लाई कर डालोगे ना उन मेथड्स को, तो आपको फिर वही अभ्यास करने में मजा आएगा, और वैसे ही प्रश्न सॉल्व करने में भी मजा आने लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस का यूज करना सीखो। ऑप्शंस यूं ही थोड़ी ना लिख दिए जाते हैं। अब आप बेसिक पर कब तक, देखो बेसिक तो अच्छा होना चाहिए, बेसिक से ही आगे थोड़ा सा स्मार्ट वे भी आना चाहिए, कि नहीं आपका बेसिक से एक्स वैक्स मानकर नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है, तो ये जो ऑप्शंस दिए इनका सहारा लेकर के आंसर, हमें तो आंसर लाना है ना, हमें एक नंबर लाना है वहां पर, हमें सारे क्वेश्चन सही करने हैं, ये थोड़ी पूछने आएगा कि कैसे किया हुआ था, है ना। खैर फिर भी ये तरीके आपको पता होना चाहिए सारे के सारे जो बताए जाते हैं, और ये बेस से ही निकले हुए हैं। बेसिक आपका नहीं अच्छा होगा तब तक आप ये तरीकों पर काम नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक तो स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी ही जरूरी है। चलो फिर ये रीजनिंग और इसका डिस्कशन खत्म करते हैं, आगे हिंदी का डिस्कशन कर लेंगे, और फिर इस तरीके से पेपर 1 का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ ही गया होगा। और आ गया है तो फिर अब अगर पॉलिटी पढ़नी शुरू कर दी है तो पॉलिटी जुड़ जाना, जो नहीं जुड़े हो अभी तक जुड़ जाओ जल्दी से, ताकि वो जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप पर आगे कंटिन्यूअस उस पर काम कर सकें। ठीक है, आरओ यारो के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है, देखो जून में आपकी परीक्षा, बहुत हद तक चांस है आपका कि जून में आपका पेपर हो जाएगा। अब 3 साढ़े 3 महीने यहाँ टेस्ट सीरीज पर कंटिन्यू लगे रहोगे, तो 3 साढ़े 3 महीने आपका अभ्यास होता रहेगा, फिर आपका रिवीजन रहेगा, और 1 डेढ़ महीने आपका 1 महीने बचेगा बाद में रिवीजन के काम आएगा। और सोचो अगर आखिरी में आप केवल टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो फिर वो रिवीजन कब करोगे आप, है ना। ये आप कंटिन्यू 3 महीने कर लोगे ना, तो फिर आप रिवाइज ही करने को रह जाएगा। और एक वीडियो डिस्कशन जो होता है ना, यहाँ से रिवीजन कराने का भी प्रयास किया जाता है। आपको अभ्यास तो करना ही अपने स्तर से, और ये रिवीजन में काम करेगा। तो ये पहला पेपर इसलिए मॉक करा दिया गया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम लोग डिस्कशन करने कैसे वाले हैं। ठीक, और जितना हो सके कोशिश किया करो, शेयर कर लिया करो, जो समीक्षा अधिकारी वाले आपके साथी हैं सब तक शेयर किया करो, ताकि उन्हें भी कम से कम पढ़ने को मौका मिले यहाँ पर। और जो चीजें सिखाई जा रही हैं, सीखने से ऐसा नहीं होता कि खुद तक ही लेकर के बैठ गए, ये बहुत ही गलत हैबिट होती है, इसको बदलो। और जितनी हो सका करे, जितने आसपास आपके साथी हैं, जो आपके अपने साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर किया करो बार बार, क्योंकि कहने की क्या जरूरत है यार, ये तो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो खुद ही कर दिया करो यार। ठीक है, चलो, और फीडबैक जरूर दिया करो। कमेंट सेक्शन में इतनी यार तुम लोग आलस करते हो, एक ही चीज तो चाहिए हमें, फीडबैक चाहिए आपका, ताकि पता चले हम कैसा, और वही फीडबैक भी देने में यार इतना कन्नी काटते हो तुम लोग, है ना। चलो फिर खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो को, धन्यवाद।